So previously we have discussed the partial rectal prolapse. In today's class we are discussing about the complete rectal prolapse. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की वो कंडीशन है जिसमें ऑल थ्री लेयर ऑफ द रेक्टम विल डिसेंड्स, यानी रेक्टम के तीनों लेयर इसमें डिसेंड करेगा। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स के अंदर म्यूकोजा भी स्लाइड करेगा, डिसेंड करेगा, सब म्यूकोजा भी डिसेंड करेगा और साथ साथ में मस्कुलर लेयर की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। इस कंडीशंस को एक और टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोसीडेंशिया। तो प्रोसीडेंशिया इज बेसिकली कंप्लीट टाइप ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स। इसके अलावा अगर हम लेंथ की बात करें, जैसे कि हमने पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स में डिस्कस किया था, जो लेंथ होगा प्रोलैप्स मास का वो 3.75 सेंटीमीटर से कम होगा। तो कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में जो प्रोलैप्स मास होगा उसकी लेंथ क्या होगी, मोर देन 3.75 सेंटीमीटर। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। ऑन एन एवरेज जो प्रोलैप्स मास होगा कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में उसकी लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, और ये लेस कॉमन है एज कंपेयर टू पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स। जब प्रोलैप्स मास को आप पाल्पेट करोगे विद इन, जैसे हमने मेथड डिस्कस किया था कि इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में आप पाल्पेट करोगे, तो जो पाल्पेटेड मास होगा इन कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में 2 लेयर स्ट्रक्चर होगा। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये स्क्वेटिंग टाइप ऑफ दी कंडीशन है, स्क्वेटिंग पोजीशन में बच्चे को बिठाया है और यहाँ जो रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन है वो एविडेंट है। तो यही मेथड होता है जिसमें हम अगर पेशेंट आपके पास आता है और ख़ासतौर से जिससे बच्चा है वहाँ प्रोलैप्स की कंडीशन एविडेंट नहीं होता, तो आप उसको स्क्वेटिंग पोजीशन में बिठाएंगे जिससे इंट्राब्डोमिनल प्रेशर रेज होगा और फाइनली जो प्रोलैप्स मास होगा वो प्रोट्रूड करेगा। ये भी प्रोलैप्स की कंडीशन है। यहाँ आप कलर नोट कर सकते हैं, ये कलर रेडिश कलर है, या रेडिश कलर शो करता है म्यूकोजा को। अगर यही हेमरोइड होता, ये प्लम कलर होता या ब्लूइश कलर होता। और यहाँ कंप्लीट सर्कमफ्रेंशियल डिसेंड है, फीमेल है जिसके अंदर यूट्राइन प्रोलैप्स भी है और रेक्टल प्रोलैप्स भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में। तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है कि यहाँ कंप्लीट डिसेंड होगा, रेक्टम और एनल कनाल का कंप्लीट डिसेंड होगा। तो मास पर एनम की कंप्लेन होगी, यानी पेशेंट जो कंप्लेन देगा कि पर रेक्टली उसे कोई मास प्रोट्रूड करता है, प्रोलैप्स करता है, और ये प्रोलैप्स जो होगा सर्कमफ्रेंशियल होगा। यानी फर्स्ट कंप्लेन क्या होगी, सर्कमफ्रेंशियल डिसेंट ऑफ रेक्टम। तो ये कंप्लेन होगी किसमें, कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में। ये जो मास प्रोट्रूड कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में रिड्यूसिबल होगा, यानी प्रोलैप्स करेगा आफ्टर द एक्ट ऑफ डेफिकेशन, ये दोबारा से रिवर्ट बैक हो जाता है, यानी विद द एक्ट ऑफ डेफिकेशन या कोई भी स्ट्रेनिंग फैक्टर होगा जिसके वजह से मास प्रोट्रूड करेगा, और फाइनली जैसे ही वो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाने के लिए या स्ट्रेनिंग के लिए, जैसे ही वो सीज करेगा वो उसके नतीजे में दोबारा से ये रिवर्ट बैक हो जाता है। यानी जो मास रिड्यूस होगा ये इटसेल्फ सेल्फ रिड्यूसिबल होगा, यानी पर रेक्टली मास प्रोट्रूड करेगा और फाइनली ये रिड्यूसिबल होगा, और ये रिडक्शन जो होगा पेनलेस होगा। ठीक है, तो रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में जो खास तौर से कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन है, यहाँ मास को पेरेक्टल मास होगा प्रोट्रूड करेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा ऑन इट्स ओन, और ये रिडक्शन जो होगा पेनलेस होगा। अब पेनफुल किस कंडीशन में हो सकता है, यानी जो रिडक्शन होगा या रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन पेनफुल अगर होता है तो ये शो करता है इनकार्सरेटेड कंडीशन ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स या इन्फेक्टेड कंडीशन या इन्फेक्शन ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स। इनकार्सरेशन कहते हैं सेसेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई। इनकार्सरेशन वो कंडीशन है जहाँ किसी स्ट्रक्चर्स की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है, तो उसके नतीजे में जो कंडीशन डेवलप होगी उसको बोलेंगे इनकार्सरेशन। तो कई बार रेक्टल प्रोलैप्स जो मास प्रोट्रूड हुआ है उस पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन बैंड बन जाता है, या जो स्फिंक्टर है उस पर प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने के वजह से पहले वेनस रिटर्न हैम्पर होगा, वेनस रिटर्न हैम्पर होने की वजह से जो ब्लड आ रहा है वो रिटर्न नहीं होगा, तो वहाँ कंजेशन बढ़ेगा, कंजेशन फर्दर प्रोग्रेस करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन रिलीव नहीं होता तो अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि वहाँ ब्लड सप्लाई भी हैम्पर हो जाएगी, ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी तो ये रिजल्ट करेगा इनकार्सरेशन में। तो इनकार्सरेशन खासतौर से इस्कीमिक कंडीशन है और ये रिजर्व है बवल के लिए। बवल जो हम कहते हैं इसका मतलब है इसमें स्मॉल इंटेस्टीन भी है, लार्ज इंटेस्टीन भी है, रेक्टम और एनल कनाल भी। तो इनकार्सरेशन होगा तो ये शो करेगा, ये एसोसिएट होगा पेन के साथ। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो मास पर रेक्टम होगा कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में वो पेनलेस होगा। पेनफुल कब होगा, या तो इनकार्सरेटेड हो गया यानी इस्कीमिक चेंजेस अगर डेवलप हो गए तब वो पेनफुल होगा, या अगर इन्फेक्शन हो गया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके नतीजे में वो पेनफुल हो सकता है।
और मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में ये पेलनेस स्वेलिंग होगी और रिड्यूसिबल स्वेलिंग होगी। ये एसोसिएटेड हो सकता है यूट्राइन प्रोलेप्स के साथ, जिसको बोलेंगे यानी कंप्लीट टाइप ऑफ द यूट्राइन प्रोलेप्स है तो उसको भी बोलते हैं यूट्राइन प्रोसीडेंशिया। फिकल इनकंटिनेंस होगा 75% केसेस के अंदर। यहाँ डिस्ट्रप्शन हो सकता है एनल स्फिंक्टर का, और ऐसी कंडीशन में प्रोलेप्स भी होगा, साथ साथ में म्यूकोजल डिस्चार्ज भी होगा। तो ये कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग है कंप्लीट रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन में। इसके अलावा जो क्लिनिकल फाइंडिंग हो सकती है ब्लीडिंग की हो सकती है, जहाँ प्रोलेप्स की कंडीशन लॉन्ग स्टैंडिंग है, मास प्रोट्यूड हुआ यानी जो म्यूकोजा है रेक्टम का, जो रेक्टल म्यूकोजा है या रेक्टम का जो पार्ट है वो प्रोट्यूड कर रहा है, सर्कमफ्रेंशियल डिसेंट हो रहा है, पर वो रिवर्ट बैक नहीं हो रहा है। तो रिवर्ट बैक नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में कंजेशन बढ़ेगा। कंजेशन किस तरह से बढ़ेगा? वेनस रिटर्न हैम्पर होगा। तो कंजेशन अगर बढ़ेगा तो वो कंजेशन का इफेक्ट किस पे जाता है? कैपिलरीज पे। तो माइन्यूट कैपिलरीज वो प्रेशर विदस्टैंड नहीं करेंगी, तो माइन्यूट कैपिलरीज ब्लीड कर जाती है, रप्चर कर जाती है। तो रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन में ब्लीडिंग इस वजह से होती है, जो माइन्यूट कैपिलरीज होंगी वो ब्लीड करेंगी, वो रप्चर होने के वजह से बेसिकली यहाँ ब्लीडिंग होती है। ये सेप्सिस इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप हो सकता है। डिस्चार्ज होगा, चूंकि यहाँ कंप्लीट क्लोजर नहीं हो रहा है स्फिंक्टर का, तो ऐसी कंडीशन में जो म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा वो पररेक्टली आ सकता है, तो डिस्चार्ज की कंप्लेन हो सकती है। फीवर होगा इन्फेक्शन के नतीजे में। एनीमिया डेवलप होगा जब ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के नतीजे में अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा तो इसके नतीजे में ब्लीडिंग बार बार हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। पररेक्टली आप जब एग्जामिन करेंगे तो इसमें पररेक्टल एग्जामिनेशन में एक पार्ट है जहाँ पे हम डिस्टल एग्जामिनेशन करते हैं। डिस्टल एग्जामिनेशन का हमारा मकसद होता है स्फिंक्टर टोन को असेस करना। स्फिंक्टर टोन यहाँ क्या होगा? लैक्स होगा। स्फिंक्टर बेसिकली क्या होगा? लैक्स होगा। लैक्स क्यों हो रहा है कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अगर स्फिंक्टर टोन अगर लॉस हो गया है टीयर होने के वजह से, या पेरिनियल इंजरीज के नतीजे में, या वर्टक्लान इंजरीज के नतीजे में, या कोई भी फैक्टर है जो जिसका अल्टीमेट इफेक्ट ये हो रहा है कि मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है यानी स्फिंक्टर की स्ट्रेचिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्फिंक्टर होगा लैक्स होगा। यानी जब आप पररेक्टल असेसमेंट करेंगे तो वहाँ स्फिंक्टर आपको लैक्स मिलेगा, यानी इजिली फिंगर को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, आपको रेसिस्टेंस फील नहीं होगा। तो इस तरह की कंडीशंस हम कहेंगे यहाँ पे स्फिंक्टर टोन लॉस्ट हुआ है, तो यहाँ लैक्स स्फिंक्टर होगा। इसके अलावा एंट्रेली अगर आप पाल्पेट करें, यानी जो प्रोलेप्स मास है उसका एंटीरियर पोर्शन में आप पेरिटोनियम को फील कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट टाइप ऑफ द रेक्टल प्रोलेप्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस उन सारी कंडीशंस हम डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है, जिसमें पररेक्टली स्वेलिंग हो सकती है, या पररेक्टली ब्लीडिंग की कंप्लेन हो सकती है, या इस तरह के सिमिलर कंप्लेन होगी। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है रेक्टोसिग्मॉइड इंटरससेप्शन। इंटरससेप्शन कहते हैं जब एक पोर्शन, बॉवल का एक पोर्शन किसी अदर कंटेंट के अंदर अगर एंटर हो जाए तो इस तरह की कंडीशंस को बोलते हैं इंटरससेप्शन। तो जब हम कह रहे हैं रेक्टोसिग्मॉइड इंटरसेप्शन का मतलब है सिग्मॉइड कोलोन कहाँ पहुंच गया? रेक्टम के अंदर। तो ये कंडीशन होगी जिसमें जब सिग्मॉइड कोलोन रेक्टम के अंदर होगा तो फाइनली जो सिग्मॉइड कोलोन का पोर्शन होगा वो पररेक्टली प्रोट्रूड भी कर सकता है। ठीक है, तो हम रेक्टोसिग्मॉइड इंटरसेप्शन से डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड डिग्री ऑफ द पाइल्स है वो भी रिजल्ट कर सकता है, वो उसमें भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है, जो मास प्रोलेप्स हो सकता है। पर जो थर्ड डिग्री ऑफ द हेमरॉइड की कंडीशन में यहाँ जो प्रोलेप्स होगा वो लोकलाइज प्रोलेप्स होगा, यहाँ सर्कमफ्रेंशियल डिसेंट नहीं होगा। तो इसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि थर्ड डिग्री ऑफ द हेमरॉइड है। इसके अलावा जो कलर वाइज प्रेजेंटेशन है, जो मास पर रेक्टम होगा थर्ड डिग्री ऑफ द हेमरॉइड की कंडीशन में, वो प्लम कलर का होगा या ब्लूइश टिंच के साथ होगा, लोकलाइज होगा या रेडियल डिसेंट होगा यहाँ, तो इसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लार्ज रेक्टल पॉलिप है, उससे डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। फोल्ड जो रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन में जो होगा जिसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ फोल्ड होगा कॉन्सेंट्रिक हो। रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन है जहाँ कंप्लीट टाइप ऑफ द रेक्टल प्रोलेप्स है, वहाँ जो मास प्रोट्रूड करेगा यानी जो रेक्टम प्रोट्रूड करेगा उस पर एक कॉन्सेंट्रिक लेयर बन जाती है म्यूकोजा की। तो अगर कोई मास है जो कॉन्सेंट्रिक लेयर में है, कॉन्सेंट्रिक कहते हैं एक के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, कॉन्सेंट्रिक लेयर अगर म्यूकोजल फोल्ड की दिख रही है तो ये इंडिकेट करता है किसको? कंप्लीट टाइप ऑफ द रेक्टल प्रोलेप्स को। तो कंप्लीट रेक्टल प्रोलेप्स है तो वहां म्यूकोजल फोल्ड होगा, कॉन्सेंट्रिक लेयर में होगा, इसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द कंडीशन से। ठीक है, या जिस खास तौर से जो कॉमन कंडीशन है वो हेमरॉइड है, उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये इमेज है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फीमेल पेशेंट थी और इसमें जो रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन है कंप्लीट टाइप ऑफ द रेक्टल प्रोलेप्स है, यहाँ आप कॉन्सेंट्रिक फोल्ड देख सकते हैं। यही कॉन्सेंट्रिक फोल्ड शो करता है कंप्लीट टाइप ऑफ द रेक्टल प्रोलेप्स को।
कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हर डिजीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ, अगर कोई डिजीज़ है जो कॉम्प्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है और डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ हम तभी डिस्कस करते हैं कि उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ भी कॉम्प्लिकेशन इन्वेटेबल है। तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जिसको हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेशन। अल्सरेशन हो सकता है जो म्यूकोजा है वो टीयर हो जाए, वहाँ कंटिन्यूटी मेंटेन ना हो। कंटिन्यूटी मेंटेन ना होने के कई रीज़न है। मल्टीपल इंजरीज के नतीजे में हो सकता है, बार बार मास प्रोट्रूड कर रहा है तो वहाँ इरोजन होगा, इरोजन होने के वजह से वहाँ अल्सरेशन हो सकता है। तो अल्सरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, प्रोक्टाइटिस के फीचर्स डेवलप हो सकते हैं, यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा इंटायर वॉल ऑफ द रेक्टम। इस कंडीशंस को हम बोलते हैं प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, सेप्सिस हो सकता है, इरोडिसिबिलिटी हो सकती है। हमने डिस्कस किया था जो रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन है उसमें जो मास प्रोट्रूड करेगा पर रेक्टली, जो मास प्रोट्रूड कर रहा है वो सेल्फ रिड्यूसिबल होगा। पर अगर वो इरिड्यूसिबल हो रहा है तो वो इन्फेक्शन या इनकार्सरेशन ऑफ द रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशंस को शो करता है। तो इरिड्यूसिबिलिटी हो सकती है, और ये इमरजेंसी कंडीशन है जहाँ इरिड्यूसिबिलिटी डेवलप हो रही है, या जो रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन है जहाँ पेनफुल कंडीशन डेवलप हो रही है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को शो करता है। और कॉम्प्लिकेशन, दोनों ही कॉम्प्लिकेशन सीवियर टाइप ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है। अगर सेप्सिस हो गया तो वो भी रिजल्ट कर सकता है एब्सेस फॉर्मेशन में या सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो सकता है, या अगर इनकार्सरेशन है तो वो इमरजेंसी कंडीशन है। तो यहाँ अगर रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन अचानक से पेनफुल हो गया तो आपको वेट एंड वॉच पॉलिसी नहीं अपनानी है, वहाँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं देना, आपको ऑपरेटिव इंटरवेंशन देना पड़ेगा। अदरवाइज गैंग्रीनस चेंजेस होगा और फाइनली जो उसके बाद ऑपरेशन होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इरिड्यूसिबिलिटी बेसिकली शो करता है किसको? कॉम्प्लिकेशन को। कॉम्प्लिकेशन है इनकार्सरेशन और इन्फेक्शन। इनकार्सरेशन अगर बढ़ेगा तो वो गैंग्रीनस चेंजेस में कन्वर्ट हो सकता है, गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है, रप्चर हो सकता है या एविसरेशन हो सकता है। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है रेक्टल प्रोलेप्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जिसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन है या नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में लेट स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो वहाँ पर रेक्टली मास एविडेंट होता है। कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे मास एविडेंट नहीं होगा, तो उसको आप कैसे डिसाइड करोगे कि रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन है या नहीं है, यानी कौन सी टाइप ऑफ दी रेक्टल प्रोलेप्स है, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन का रोल ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो हम करा सकते हैं वो क्या करा सकते हैं? डेफोग्राफी। तो डेफोग्राफी बेसिकली ये इमेजिंग प्रोटोकॉल है जिसमें हम जो एक्ट ऑफ डेफिकेशन है उसकी इमेज हम जनरेट करते हैं, यानी उसकी ग्राफी करते हैं। डेफोग्राफी इज बेसिकली इमेजिंग ऑफ द एक्ट ऑफ डेफिकेशन। तो इसके लिए कुछ हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डेफोग्राफी का बेनिफिट क्या है वो पहले डिस्कस करेंगे। ये मोबिलिटी ऑफ द रेक्टम होगा उसको शो करेगा, यानी ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डेफिकेशन जो रेक्टम है वो कितना स्लाइड कर रहा है वो इस डेफोग्राफी की मदद से आप देख सकते हैं। तो डेफोग्राफी में अगर ये शो हो रहा है रेक्टम मोबिलाइज हो रहा है ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डेफिकेशन, तो ये शो करता है किसको? रेक्टल प्रोलेप्स को, यानी रेक्टम पोस्टेरियरली फिक्स है सेक्रम से। तो अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ मोबिलिटी तो पॉसिबल है, अगर लार्ज मोबिलिटी है तो ये शो करेगा किसको? रेक्टल प्रोलेप्स को। यानी ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डेफिकेशन अगर रेक्टम डिसेंड कर रहा है तो वो हम कैसे देख सकते हैं? डिफरेंट टाइम इमेज लेते हैं हम, डिफरेंट टाइम पे इमेज लेंगे। जहाँ एक्ट ऑफ डेफिकेशन शुरू हुआ उससे पहले इमेज लेंगे, उसके बाद जब एक्ट ऑफ डेफिकेशन शुरू हो रहा है वहाँ हम इमेज लेंगे। कई बार हम कंटिन्यूअस इमेज लेते हैं, तो डिफरेंट टाइम पे इमेज लेते हैं, तो वहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं जो फर्स्ट आपने इमेज ली है उससे सब्सिक्वेंट इमेज से। पहले रेक्टम की पोजीशन सेक्रम के लेवल पे थी, उससे डिसेंड हुआ नीचे आया, तो ये इसके बिहाफ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सेक्रम के जो पोजीशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो डेफोग्राफी में बेसिकली हम यही देखते हैं कि रेक्टम मोबिलाइज है या नहीं है। सर्टेन मोबिलिटी एक्सेप्टेबल है, पर अगर वो मोबिलिटी एक्सीड कर रही है एक लिमिट को तो ये कंडीशन होगी किसकी? रेक्टल प्रोलेप्स की। तो इसकी मदद से हम मोबिलिटी ऑफ द रेक्टम देखते हैं। इसके अलावा मीजोरेक्टम की जो मोबिलिटी है वो भी हम नोट करते हैं, या फनलिंग हो रही है, फनल फॉर्मेशन हो रहा है। कई बार रेक्टम होता है फनल आउट होता है, तो फनल आउट होने की कंडीशन तभी हो सकती है जब सपोर्ट वीक होगा, तो ये कंडीशन किसकी होगी? रेक्टल प्रोलेप्स की। तो फनलिंग हो रही है वो हम देख सकते हैं, या रेक्टम की मोबिलिटी होगी वो हम इसकी मदद से देख सकते हैं। यहाँ हम इस्तेमाल क्या करते हैं? फ्लोरोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लोरोस्कोपी एक मेथड है जिसकी मदद से हम हाईली मैग्नीफाइड इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो फ्लोरोस्कोप का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। यहाँ स्पॉट फिल्मिंग की जाएगी। स्पॉट फिल्मिंग का मतलब है डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हम इमेज जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये इमेजिंग होती है लेटरल प्रोजेक्शन में, यानी पेशेंट
कमोड पे बैठा हुआ है, जहाँ एक्ट ऑफ डेफिकेशन है, वहाँ हम बेसिकली लेटरल साइड से इमेज जनरेट की जाती है इसकी, ठीक है। और ये सिटिंग पोस्चर में किया जाता है। रेडियोल्यूसेंट कमोड का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। इसमें अलग अलग डाई का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जिसमें सिनडेफोग्राफी की कंडीशन है, ट्रिपल कॉन्ट्रास्ट सिनडेफोग्राफी, यानी बेसिकली ये क्या है, डाई जिसके बिहाफ पे इसका नाम दिया गया है। ऐसे ही डायनेमिक एमआरआई डेफोग्राफी भी हम कर सकते हैं, यानी यहाँ जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे एमआरआई बेस्ड डेफोग्राफी करेंगे, यानी एमआरआई की मदद से हम इमेज जनरेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोल्पोसिस्टोडेफोग्राफी हो सकती है, यानी इसमें हम जो वेजाइनल वॉल्ट है उसको भी हम इमेज जनरेट करेंगे, साथ साथ में हम रेक्टल एरिया है उसकी भी इमेज जनरेट करेंगे। ये ट्रेडिशनल डेफोग्राफी की एक इमेज है। ट्रेडिशनल डेफोग्राफी हम कर सकते हैं एक्सरे की मदद से। तो इसमें एक्सरे यूज करते हैं और इसका मकसद होता है रीजन को इवैल्यूएट करना जो डेफिकेटरी डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ डेफोग्राफी टेस्ट में खासतौर से हम देखते हैं कि बॉल की मूवमेंट क्या है, वो हम देखेंगे। ये नेक्स्ट जो इमेज है ये एमआरआई बेस्ड डेफोग्राफी की इमेज है। ये मशीन है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं खासतौर से पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को असेस करने के लिए। डेफोग्राफी की मदद से सिर्फ रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन नहीं है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसके लिए हम डेफोग्राफी करते हैं। उसमें मेगा रेक्टम की कंडीशन है, यानी रेक्टम लार्जर साइज का है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, इस तरह के रेक्टम को बोलेंगे मेगा रेक्टम। तो मेगा रेक्टम की कंडीशन है, तो ये भी रिजल्ट कर सकता है मल्टीपल टाइप ऑफ द एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स। जिसमें मेगा रेक्टम की कंडीशन है उसको देख सकते हैं, इनकंटिनेंस की कंडीशन है उसको आप देख सकते हैं, नॉन रिलैक्सिंग प्यूबोरेक्टलिस मसल। तो अगर किसी को परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है और स्ट्रेनिंग हो रही है और बाकी चीज़ें आपकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग है वो आपको सही लग रही है, फिर भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करा सकते हैं, डेफोग्राफी करा सकते हैं। प्यूबोरेक्टलिस मसल बेसिकली एक स्लिंग फॉर्म करता है एनोरेक्टम के जंक्शन पे, एक एनल कनाल और रेक्टम के जंक्शन पे एक स्लिंग फॉर्म करता है। नॉर्मल कंडीशन में जब एक्ट ऑफ डेफिकेशन शुरू होता है ये स्लिंग क्या होगी, रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने की कंडीशन में एनल कनाल और रेक्टम एक स्ट्रीमलाइन कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर नॉन रिलैक्सेशन होगा तो ऐसी कंडीशन में एक एंगल बनेगा रेक्टम और एनल कनाल के बीच में, तो जो फिकल कंटेंट होगा इजीली पास नहीं होगा। तो कई बार आपने सारे इवैल्यूएशंस कर लिए, सारे इन्वेस्टिगेशंस करा ली, आपको कोई भी कॉज नजर नहीं आ रहा जो कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ जाती है, नॉन रिलैक्सिंग टाइप ऑफ द प्यूबोरेक्टलिस मसल। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करा सकते हो, डेफोग्राफी करा सकते हो। तो ये हम देख सकते हैं। ऐसे ही एबनॉर्मल पेरिनियल डिसेंट है उसको आप देख सकते हैं, म्यूकोजल प्रोलेप्स है उसको देख सकते हैं, सोलिटरी अल्सर है उसको भी देख सकते हैं, रेक्टोसिल की कंडीशन है या एंट्रोसिल की कंडीशन है, ये भी हम डेफोग्राफी की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन जैसे प्रोलेप्स की कंडीशन है वो हम देख सकते हैं, रेक्टम फनलिंग हो रही है वो भी हम देख सकते हैं, लैक ऑफ फिक्सेशन है सेक्रम के साथ ये देख सकते हैं, एक्सेसिव रेक्टोसिग्मॉइड मोबिलिटी है वो भी देख सकते हैं, रिंग पॉकेट फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वो देख सकते हैं, इंटरसेप्शन कंडीशन है, रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन है, रिडंडेंट सिग्मॉइड कोलन है उसको देख सकते हैं, और वाइड डीप पाउच डगलस है तो ये भी हम देख सकते हैं किससे, डेफोग्राफी की मदद से। डेफोग्राफी की ग्रेडिंग को समझना जरूरी है। सपोज करिए आपके पास कोई रिपोर्ट लेकर आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि जो ग्रेडिंग की गई है उसका मतलब क्या है, तो अगर ग्रेडिंग की गई है एन अगर की गई इसका मतलब है रेक्टल फिक्सेशन नॉर्मल है, यानी यहाँ सपोर्ट नॉर्मल है। अगर एन का मतलब है, रिपोर्ट में जो कोडिंग की गई एन का मतलब है रेक्टल फिक्सेशन नॉर्मल है, स्फिंक्टर रिलैक्स है, इन स्फिंक्टर क्या है, रिलैक्स है। और इसके अलावा अगर 1 स्कोरिंग दी गई इसका मतलब है नॉन रिलैक्स प्यूबोरेक्टलिस मसल है, यानी अगर डेफोग्राफी के बाद प्यूबोरेक्टलिस मसल नॉन रिलैक्सिंग टाइप ऑफ दी प्यूबोरेक्टलिस मसल है तो हम इसको स्कोर देंगे 1, या इसकी हम ग्रेडिंग करेंगे 1। 2 का मतलब है कि माइल्ड इंटरसस्पेशन की कंडीशन है, 3 इसका मतलब मॉडरेट इंटरसस्पेशन की कंडीशन है, 4 इसका मतलब सीवियर टाइप ऑफ इंटरसस्पेशन है, 5 का मतलब है प्रोलैप्स और R का मतलब है रेक्टोसिल। तो इस ग्रेडिंग के बिहाफ पे आप इमेज जो जनरेट की जाती है उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, और इस कोडिंग की मदद से हम इसकी रिलेवेंस या इससे इन्फ्रेंस निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो अगर हम बात करें कंप्लीट टाइप ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बेनिफिशियल नहीं होता, यहाँ ऑपरेटिव इंटरवेंशन ही दिया जाता है, इसी वजह से हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपने लेक्चर्स में इसको इंक्लूड नहीं किया। तो अगर हम बात करें गोल्स क्या है, सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन पे आने से पहले हम डिस्कस करेंगे जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, हम क्या एम और ऑब्जेक्टिव के साथ हम ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है
एलिमिनेशन ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स, यानी फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ऑपरेशन से रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशंस को ट्रीट करना, और साथ साथ में जो इनकंटिनेंस की कंडीशन डेवलप हो रही है उसको करेक्ट करना, यानी रिस्टोरेशन ऑफ द कंटिनेंसी, यानी फिकल इनकंटिनेंस हो रहा है या फ्लैटस इनकंटिनेंस हो रहा है उसको रिस्टोर करना। यानी अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, इसका मतलब है जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, या जो आपको बेनिफिट चाहिए वो उससे हासिल नहीं हुआ। अब ऑपरेशंस की हम बात करेंगे तो कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन में हम दो तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल, यानी एब्डोमेन से एब्डोमेन पे इंसिजन देते हैं तो इसको बोलेंगे ट्रांस एब्डोमिनल। यानी हमारा अप्रोच कैसे होगा, रेक्टम तो कैसे पहुंचेंगे, एब्डोमेन पे इंसिजन देने के बाद पहुंचेंगे, तो इस तरह के ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को बोलेंगे ट्रांस एब्डोमिनल। इसके अलावा सेकंड है पेरिनियल, यानी पेरिनियम के एरिया में इंसिजन देंगे और वहां से रेक्टम तक रीच करेंगे। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टल, अगर अप्रोच ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स की हम बात करें तो इस पर डिपेंड करेगा कि पेशेंट की एज क्या है, यानी चॉइस ऑफ द ऑपरेशन या अप्रोच इस पर डिपेंड करेगा पेशेंट की एज क्या है। सेकंड है कोमॉर्बिडिटीज क्या है, ऑपरेटिव रिस्क क्या है उसके भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे, एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज है उसके भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे, या पहले कोई सर्जरी की गई उसके भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम एब्डोमिनल अप्रोच लेंगे या पेरिनियल अप्रोच लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच, यानी रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन है उसमें ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच की हम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच की कंडीशन में जो मेथड्स हैं, जो ऑपरेशन है, उसमें फर्स्ट मेथड है सुचर रेक्टोपैक्सी। रेक्टोपैक्सी कहते हैं यानी रिपेयर, रेक्टोपैक्सी यानी रिपेयर करना है, तो फर्स्ट मेथड है सुचर रेक्टोपैक्सी। ठीक है, सेकंड मेथड है वेल्स ऑपरेशन, थर्ड मेथड है रेप्स्टिन स्लिंग ऑपरेशन, फोर्थ मेथड है मेश रेक्टोपैक्सी, और फिफ्थ मेथड है रिसेक्शन ऑफ द रिसेक्शन रेक्टोपैक्सी। जो अप्रोचेस होंगे इन ऑपरेशंस के लिए, इसमें हम ओपन लैप्रोटमी कर सकते हैं, ओपन इंसिजन देंगे एब्डोमेन पे, वहां से अप्रोच कर सकते हैं, या लैप्रोस्कोपिकली हम कर सकते हैं, या रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अल्दो हम ओपन ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, पर इसको हम लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं और रोबोटिक सर्जरी की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुचर रेक्टोपैक्सी। सुचर रेक्टोपैक्सी की कंडीशन में बेसिकली हम करते क्या है कि जो मास प्रोलैप्स हो रहा है, यानी रेक्टम की जो वाल प्रोलैप्स कर रही है उसको हम ऊपर मूव करके ऊपर खींच लेते हैं। खींचने के बाद हम पोस्टीरियर साइड्स में हम सुचर कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं करते, जो प्रोलैप्स की कंडीशन है एब्डोमेन पे इंसिजन देंगे, एब्डोमेन पे इंसिजन देने के बाद रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन है जिसमें रेक्टम प्रोट्रूड कर रहा है, उसको ऊपर पुल करेंगे, पुल करने के बाद इसको पोस्टीरियरली सेक्रम के साथ सुचर कर देंगे, और सुचर करेंगे नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल से। तो आपने रेक्टल फिक्सेशंस को इन्हांस कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में दोबारा से प्रोट्रूजन नहीं होगा, मास डिसेंड नहीं करेगा, रेक्टम डिसेंड नहीं करेगा, तो कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। तो सुचर रेक्टोपैक्सी की कंडीशन में हम जो रेक्टम है जो स्लाइड कर रहा था उसको ऊपर पुल करते हैं, पुल करने के बाद पोस्टीरियर उसको सुचर कर देते हैं पेरीओस्टियम ऑफ द सेक्रम के साथ। पेरीओस्टियम यानी ऑस्टियम का जो बोन का जो पार्ट है उसके ऊपर जो लेयर होती है उसके साथ हम सुचर कर देंगे नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो वेल्स ऑपरेशन है उसकी हम बात करेंगे। वेल्स ऑपरेशन की कंडीशन में यहां हम रेक्टम को यहाँ भी हम ओपन लेप्रोटमी पहले करेंगे, लेप्रोटमी करने के बाद रेक्टम जो प्रोट्रूड कर रहा था उसको पुल करेंगे ऊपर, पुल करने के बाद हम यहाँ एक मटेरियल रखते हैं जिसको बोलते हैं अल्कोहल स्पॉन्ज, यानी पॉलीविनाइल अल्कोहल स्पॉन्ज हम यहाँ रखते हैं। यानी रेक्टम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक स्पॉन्ज मटेरियल है जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल स्पॉन्ज। ये अल्कोहल स्पॉन्ज को हम रखेंगे। पॉलीविनाइल अल्कोहल स्पॉन्ज का काम क्या है कि ये डेंस फाइब्रस टिश्यू प्रोड्यूस करता है, यानी पहले फाइब्रोसिस इंड्यूस करेगा, यानी यहाँ इन्फ्लामेशन इंड्यूस होगा, इन्फ्लामेशन के नतीजे में वहाँ फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन होगा, डेंस फाइब्रोसिस होती है, इस फाइब्रोसिस के वजह से रेक्टम फिक्स हो जाता है, किससे? सेक्रम से। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल स्पॉन्ज बेसिकली फाइब्रोसिस इंड्यूस करता है, फाइब्रोसिस इंड्यूस करेगा तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो ऑपरेशन है यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं कि ये वेल्स ऑपरेशन है जहाँ पे पॉलीविनाइल अल्कोहल स्पॉन्ज हम रख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेप्स्टिन स्लिंग ऑपरेशन। रेप्स्टिन स्लिंग ऑपरेशन में यहाँ रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन के साइड पे हम पहले तो लेप्रोटमी करेंगे, लेप्रोटमी करने के बाद रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन है वहाँ हम सुचर करेंगे किसके साथ? टेफ्लॉन स्लिंग के साथ। तो यहाँ अब मटेरियल चेंज हो गया, यहाँ जो पॉलीविनाइल अल्कोहल स्पॉन्ज इस्तेमाल कर रहे थे तो बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगा, पर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। यहाँ टेफ्लॉन स्लिंग बना रहे हैं, टेफ्लॉन मटेरियल का एक स्लिंग होगा वो रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ खास तौर से सेक्रल प्रोमोन्ट्री के साइड पे टेफ्लॉन स्लिंग जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, यानी पहले टेफ्लॉन स्लिंग को हम सेक्रम के साथ और फिर रेक्टम के साथ और जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री है उससे इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये इससे और बेहतर है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जो पॉलीविनाइल अल्कोहल एस्पोन डिस्कस किया था, उससे बेहतर टेफ्लॉन स्लिंग है। एक कॉम्प्लिकेशन है वो कॉन्स्टिपेशन का, और कॉम्प्लिकेशन क्यों होगा, रेक्टोसिग्मॉइड एंगुलेशन हो जाता है, ये एंगुलेशन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो कई बार इस ऑपरेशन के साथ साथ हम सिग्मॉइडेक्टोमी भी करते हैं, इन सिग्मॉइड कोलोन को कट कर देते हैं। जो सिग्मॉइड का वो पोर्शन जो एक्स्ट्रा है, रिडक्टेंट है, उसको कट करके हटा देते हैं, फिर दोबारा से हम उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, यानी एनास्टोमोसिस क्रिएट करेंगे। एनास्टोमोसिस क्रिएट करने के बाद वो कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी, यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है इस ऑपरेशन के नतीजे में, वो ओवरकम हो जाता है। तो ये टेफ्लॉन, बेसिकली ये टेफ्लॉन स्लिंग है रेप्सिन ऑपरेशन की कंडीशन में। ये जो मटेरियल है मेश लाइक मटेरियल है, टेफ्लॉन स्लिंग है, इसको हम रेक्टम और एनल कनाल के चारों तरफ स्लिंग बनाते हैं और उसको फाइनली सूचर कर देते हैं सेक्रम के साथ। मेश रेक्टोपैक्सी भी है, तो मेश रेक्टोपैक्सी में यहाँ पॉलीविनाइल अल्कोहल स्पॉन्ज के बजाय यहाँ पे हम मार्लेक्स मेश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर्निया की कंडीशन में जो ट्रीटमेंट हमारा होता है वह हम मेश का इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फाइब्रोसिस इंड्यूस करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे ही रेक्टम के चारों तरफ एक मेश रखते हैं और उसको सेक्रम के साथ फिक्स करेंगे और फाइनली रेक्टम के साथ फिक्स करेंगे। तो यहाँ जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ मार्लेक्स मेश का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इमेज आप देखिए, ये मार्लेक्स मेश है, इसको हम पोस्टरली फिक्स कर देते हैं, किसके साथ, सेक्रम के साथ। लॉहर्स ऑपरेशंस हैं, यहाँ पे रेक्टोसिग्मॉइड जो एरिया होगा उसको मोबिलाइज करेंगे, फुली मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज लूप होगा रेक्टोसिग्मॉइड का, उसको हम पास करते हैं पोस्टीरियर रेक्टस शीथ से, यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो रेक्टस शीथ होगी, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, एंटीरियर रेक्टस शीथ भी और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है। तो पहले हम किसको मोबिलाइज करते हैं, रेक्टोसिग्मॉइड पोर्शन होगा उसको मोबिलाइज करेंगे और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ को उसके नीचे से पास कर देते हैं, यानी रेक्टोसिग्मॉइड पोर्शन होगा रेक्टम और सिग्मॉइड कोलोन का, उसके नीचे से हम रेक्टस शीथ को पास करते हैं। इससे क्या होगा, और उसको फिक्स भी कर देते हैं, इससे क्या होगा, जो पोर्शन है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द रेक्टम और सिग्मॉइड कोलोन का रिडक्टेंट हो गया है उसको हम फिक्स कर देते हैं, किसके साथ, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीथ के साथ। इससे वो स्लाइड नहीं करेगा तो कंडीशन क्या होगी, ट्रीट हो जाएगी। तो ये भी मैनेजमेंट है हमारा लॉहर्स ऑपरेशंस के अंदर। बेसिकली हम रेक्टोसिग्मॉइड कोलोन होगा उसको हम मोबिलाइज करेंगे और फाइनली उसको हम पास करते हैं किससे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीथ के साथ और उसको सूचर कर देते हैं। पेरिनियल प्रोसीजर्स की हम बात करें तो इसमें पेरिनियल रेक्टोसिग्मॉइड प्रोसीजर है, जिसे बोलते हैं पेरिनियल रेक्टोसिग्मॉइडेक्टोमी करते हैं, इसको अल्टीमियर प्रोसीजर भी बोला जाता है। ऐसे ही म्यूकोजल स्लीव रिसेक्शन है जिसको डेलोर्मी प्रोसीजर बोला जाता है। ऐसे ही एनल इंसर्कलमेंट है जिसको थार्चीज प्रोसीजर है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करें।